हेलो एवरीवन। इंडियन ज्योग्राफी के आज के इस लेक्चर के अंदर अपन भारत की दो महत्वपूर्ण योजनाएं सोशल फॉरेस्ट्री एंड एग्रो फॉरेस्ट्री, सामाजिक वानिकी और कृषि वानिकी के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। जो पहला टर्म है दैट इज सोशल फॉरेस्ट्री और सामाजिक वानिकी का जो मुख्य उद्देश्य जो है वो जनता के सहयोग से देश का जो ग्रीन भारत का जो ग्रीन एरिया है उसमें उसको इंक्रीज करना, उसमें वृद्धि करना। और इसके अंतर्गत ही जो है वो वन विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड सामान्य जनता का एक सहयोग से एक वन आवरण योजना बनाई है जिससे कि टोटल ग्रीन एरिया बढ़ सके तथा जो ग्रामीण क्षेत्रों की मौलिक आवश्यकताएं हैं, लकड़ी है, चारा है, घरेलू उपयोग की वस्तुएं हैं, उनको वहीं पर उपलब्ध कराया जा सके। Now, the National Commission of Agriculture, Government of India, first used the term social forestry in 1976। 1976 में इस शब्दावली का, सामाजिक वानिकी का जो है वो भारत सरकार ने उपयोग किया और इसके लिए प्रयास प्रारंभ किया। जो सामाजिक वानिकी है, सोशल फॉरेस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य रखे गए और जिनकी पूर्ति करने के लिए योजना का बनाई गई ना। जब पहला जो एम रखा सोशल फॉरेस्ट्री का वो था कि मेक यूज़ ऑफ ऑल द अनयूज्ड एंड फैलो लैंड्स। ग्रामीण क्षेत्रों जो हैं या शहरों के बाहरों के क्षेत्रों के हैं जो कि भूमि का उपयोग नहीं हो रहा है अभी, उस खाली पड़ी हुई भूमि है उसका उपयोग करना और उसका उपयोग जो है वो वानिकी के लिए करना एक महत्वपूर्ण था। दूसरा जो उद्देश्य रखा गया सोशल फॉरेस्ट्री का दैट इज जिन क्षेत्रों पर अपरदन की मात्रा है, डिग्रेडेड लैंड है, अपरदन बहुत अधिक हो गया है, मृदा का अपरदन हो गया है, वहाँ पर दोबारा से वनों को लगाना, वानिकी को लगाना और उस अपरदन को रोकना तथा उसे दोबारा से उपजाऊ भूमि में परिवर्तित करना एक मुख्य उद्देश्य रखा गया। तीसरा जो इसका सोशल फॉरेस्ट्री का एम रखा गया था, प्लांटेशन ऑफ द ट्रीज लाइन रेलवे लाइंस, रोड्स एंड द रोड साइड अलोंग एग्रीकल्चर फील्ड्स अलोंग द रिवर एंड द कैनाल बेड्स। नो, इसके अंदर ये रखा गया था कि जो सोशल फॉरेस्ट्री के अंदर जो रेलवे लाइन डली हुई है, रोड्स डले हुए हैं, नदियां हैं, नहरें हैं, उनके किनारों पर जो है वो वृक्षों को लगाया जाए ताकि जो हर एक जो क्षेत्र है उसकी वृद्धि की जाए। एक महत्वपूर्ण उद्देश्य जो रखा है सोशल फॉरेस्ट्री का रखा गया था कि जो गाँव के आसपास की जो खाली पड़ी हुई भूमि है, जो कॉमन लैंड है, जो किसी की एक नहीं ना सरकारी है, वो ऐसी लैंड है किसी की व्यक्ति विशेष की नहीं है और पंचायत की भूमि है, वैसी भूमि है, उस पर जो है वनों को लगाया जाए और प्लांटेशन किया जाए। नेक्स्ट जो सोशल फॉरेस्ट्री का उद्देश्य रखा गया था कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है पंचायत के अंदर जो भूमि उपयोग में नहीं आ रही है, किसी काम की भूमि नहीं है, सरकारी लैंड है मगर वो, तो उसको वहाँ पर भी जो है प्लांटेशन किया जाए। एक उद्देश्य महत्वपूर्ण ये रखा था कि सामाजिक वानिकी के अंदर कि जो सामान्य व्यक्ति है, सामान्य रहने वाले लोग हैं, गांव के लोग हैं, उनका भी इस दिशा में उनका सहयोग लिया जाए, उनका पार्टिसिपेशन किया जाए और उनको प्रोत्साहित किया जाए ताकि वो वृक्षारोपण की में सहयोग कर सकें। Now, with the scheme of the government encourage rural participation in the management of the natural resources, मैंने अभी कहा था कि गवर्नमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या था कि प्राकृतिक संसाधनों के अंदर जो है आम आदमी की हिस्सेदारी निर्धारित करना, उनका सहयोग लेना, उसे भी अपने साथ लेके चलना एक मुख्य उद्देश्य सोशल फॉरेस्ट्री का रखा गया था। नाउ इस सोशल फॉरेस्ट्री जो स्कीम है, थ्रू द सोशल फॉरेस्ट्री स्कीम द गवर्नमेंट हैज़ इवॉल्व कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। अभी मैंने कहा कि समूह या सामूहिक रूप में ग्रामीण के रहने वाले लोगों का वहाँ पर सहयोग लिया जाए, उनका पार्टिसिपेशन बढ़ा जाए और उस क्षेत्र के अंदर जो है दोबारा से जो वनों से वन काट दिए गए हैं, भूमि खाली पड़ी हुई है, जो सामान्य भूमि है, कॉमन लैंड है जिसका सभी लोग इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पर दोबारा से वृक्षारोपण की क्रिया की जाए। ये कुछ मुख्य उद्देश्य थे जो कि सामाजिक वन के सोशल फॉरेस्ट्री के अंदर लेके चले गए। नाउ सोशल फॉरेस्ट्री जो स्कीम है उसको मुख्यतः अध्ययन के लिए हम कुछ कैटेगरीज में वर्गों में विभाजित करते हैं। वन इज अ फार्म फॉरेस्ट्री। जो फार्म फॉरेस्ट्री है वो व्यक्तिगत फार्म है, लोगों ने अपने फार्म बना रखे हैं, वहीं पर ट्यूबवेल लगा रखे हैं। तो इसका उद्देश्य था कि वो जो फार्म बने हुए हैं, जो कुएं बने हुए हैं, जो फार्म हाउस बने हुए हैं, वहाँ पर वृक्षारोपण किया जाए उस क्षेत्र के अंदर और उसकी जो अपनी मौलिक आवश्यकताएं हैं, डोमेस्टिक जो रोजानी उस परिवार की जो रोजमर्रा की आवश्यकताएं हैं उसकी आपूर्ति जो है उस फार्म हाउस से ही हो सके। तो ये एक फार्म फॉरेस्ट्री का एक मुख्य उद्देश्य था। दूसरा था नॉन कमर्शियल लॉ ऑफ फार्म फॉरेस्ट्री।
तो उस फार्म पे जो भी वन संपदा पैदा हो रही है, जो हो रही है, वो उसका कोई व्यावसायिक उपयोग नहीं था। वो बेसिकली जो है वहाँ पर रहने वाले लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति था, ताकि वनों पर उसका दबाव कम पड़ सके। ना फार्म फॉरेस्ट्री के अंदर एक कॉन्सेप्ट लिखा है, इट इज प्रोवाइड शेड्स टू द एग्रीकल्चर क्रॉप्स एज अ विंड शेल्टर, सोइल कंजर्वेशन, और टू यूज द वाटर शेड। ना फार्म जो फार्म फॉरेस्ट्री के अंदर ये कहता है कि जो फसलें हो रही हैं, कुछ फसलों के अंदर जो है वो छाया की आवश्यकता होती है, तो वृक्षों को लगाया जाए और उन छायादार वृक्षों को लगाया जाए। और पवनों द्वारा जो अपर्दन की क्रिया होती है, उसे रोकने में सहायता मिलेगी। पानी का जो बहाव है उसे में सहायता मिलेगी। तो फार्म ये व्यक्तिगत जो फार्म्स हैं, वो उनके लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक वानिकी का एक एस्पेक्ट था। दूसरा जो प्रकार है सामाजिक वानिकी का, वो कम्युनिटी समूह के अंदर सामूहिक जो है उत्तरदायित्व है। और कम्युनिटी फॉरेस्ट्री के अंदर उसमें ये था कि जो प्राइवेट लैंड है, फार्म फॉरेस्ट्री है, इनका मुख्य उद्देश्य था कि जो समुदाय के रूप में वो रहने वाला समुदाय है, वो जाति विशेष है, धर्म विशेष है, कोई से किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो वहाँ पर वनों को बढ़ाने में सहायता करे। और इसके लिए जो है गवर्नमेंट हैज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइडिंग, जो है उसके लिए सरकार का एक मौलिक उत्तरदायित्व है कि वो वहाँ के लोगों को उसके लिए बीज हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, उसको उपलब्ध कराया जाए। और वो उस समाज का ही उत्तरदायित्व है कि वो उन वृक्षों को जो है वो संरक्षित करे, सुरक्षा करे, और उनकी इसको बढ़ाने में सहायता करे। ना तीसरा जो मैं लिया था, दैट इज एक्सटेंशन ऑफ द फॉरेस्ट्री, द प्लांटिंग ऑफ द ट्रीज ऑन द साइड्स ऑफ द, मैंने कहा था कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो हरित जो क्षेत्र है, ग्रीन एरिया है, उसको इंक्रीज करना है। और ग्रीन एरिया जो है वो इंक्रीज करने का जो है वो रोडों के किनारे, नहरों के किनारे, रेलवे मार्ग के किनारे खाली पड़ी भूमि है, और जो वनों का एरिया है उसको धीरे धीरे इंक्रीज करना है, फॉरेस्ट बाउंड्री को इनको बढ़ाना है ताकि वो उसका क्षेत्र बढ़ सके। और कॉमन जो गवर्नमेंट की वेस्टलैंड है, पंचायत भूमि है, ये उसके अंदर दोबारा से वृक्षारोपण की क्रिया को कर कर और फॉरेस्ट एरिया को इंक्रीज करा, दैट इज एक्सटेंशन ऑफ द फॉरेस्ट। चौथा जो प्रकार आता है सामाजिक वानिकी का, वो आया है रेजिंग द ट्रीज विद द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिक्रिएशन। ये एक महत्वपूर्ण है, तो पर्यटन की दृष्टि से भी आप बाग बगीचों का निर्माण करते हैं, फॉरेस्ट एरिया को डेवलप करते हैं। और ये काफ़ी बड़े शहरों के आसपास जो है, वो बेंगलोर हो या काफ़ी सारे क्षेत्र हैं, उनके आसपास जो है एक नेचुरल हैबिटाट डेवलप कर दिया गया है, फॉरेस्ट को डेवलप कर दिया गया है, ताकि वहाँ पर जाके पर्यटन की दृष्टि से वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और प्राकृतिक पर्यावरण के वनस्पति को उगाना और जीव जंतुओं को रहने की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। ये एक महत्वपूर्ण इसका भी उद्देश्य था। ना सामाजिक वानिकी जो कार्यक्रम है, इसमें बड़े किसान जो हैं, अपन जब इसका मूल्यांकन करते हैं या एनालिसिस करते हैं, जिनकी बड़े किसानों के अंदर ही हम मानते हैं कि 4 हेक्टेयर भूमि से अधिक जिसकी लैंड है, और जो उसमें जो मालिक है, किसान है, वो भूमि का स्वामी है, उसमें अधिक लोकप्रिय करना उन्होंने स्टार्टिंग के अंदर भारत में ये हुआ था कि सफ़ेदा यूकलिप्टस वृक्षों को लगाकर उन्हें इन लोगों ने काफ़ी फ़ायदा, बड़े किसानों ने फ़ायदा लिया इसका, लगाकर कागज़ की जो मिलों को जो है वो बेचकर पर्याप्त लाभ कमाया। ये सामाजिक वानिकी के उद्देश्यों के प्रतिकूल था, क्योंकि ये जो प्लांट है, ये पौधा जो है ये पर्यावरण की दृष्टि से काफ़ी हानिकारक है, और ये अंडरग्राउंड वाटर टेबल को खींचता है। तो जो सामाजिक वानिकी का उद्देश्य था, ये उसके विपरीत था बिल्कुल। और ये क्रिया जो है पंजाब एंड हरियाणा के अंदर, और राजस्थान का जो ईस्टर्न पार्ट एंड द नदर्न पार्ट, ये क्रिया वहाँ हुई, और ये उसके इसका अनु इसके विपरीत प्रभाव देखने को भी मिले हैं ना। पर्यावरणीय दुष्प्रभाव और घटती मांग के कारण जो है, अब ये मैंने अभी डिस्कस किया है कि इस पौधे को फिर जो है वो काटने लगे, और काटने के बाद जो है अब जो हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश क्षेत्रों के अंदर जो है पॉपुलर एक प्लांट है, जो कि बड़ी मात्रा में इस क्षेत्र में पॉपुलर हो रहा है ना। सामाजिक वानिकी के जो कार्यक्रम हैं, इसके लिए क्या इतना अधिक जो है हमें लाभ, या अभी हम पूर्णतः ये सफल नहीं हो पाई है। तो इसके लिए ये है कि सामाजिक वानिकी जो कार्यक्रम है, इसको जैसे मनरेगा, इसको रोजगार के साथ जोड़ना पड़ेगा। अगर इसको रोजगार के साथ साथ जोड़ते हैं और सामाजिक वानिकी के कार्यक्रम को इस दिशा में नए
दिशा निर्देश की आवश्यकता है, ताकि ये गरीब लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए वही मेरा कहने का तात्पर्य है, इसको जो है वो रोज़गार के साथ जोड़ना पड़ेगा, ताकि लोग इस दिशा में उत्साह के रूप में कार्य कर सकें। तो एक दूसरा एस्पेक्ट आता है स्टूडेंट, दैट इज एग्रो फॉरेस्ट्री। ये कृषि वानिकी जो है वो सोशल फॉरेस्ट्री में खाली प्लांटेशन पे ही जोर दिया था। एग्रो फॉरेस्ट्री के अंदर ये है कि जो फार्म हाउस है, जो खेत हैं बड़े, वहाँ पर फसलों के उत्पादन के साथ साथ वहाँ पर क्रॉप कॉम्बिनेशन, शस्य संयोजन, उसके साथ चारे की फसलें हैं, घास की फसलें हैं, उनका भी उत्पादन हो। और उसके कारण क्या है कि जो मांग की पूर्ति है, लकड़ी की मांग की पूर्ति है, वो उसी फार्म हाउस पर हो सकेगी, ताकि वनों पर उसका दबाव नहीं पड़ेगा। और इसके कारण, कृषि वानिकी के कारण क्या होगा कि वनों के संरक्षण और पारिस्थितिक की संतुलन बनाने में बड़ी भारी सहायता मिल सकती है, क्योंकि पशुओं को जो चारा है वो वहीं पर ही, उसी फार्म हाउस पर ही उपलब्ध हो जाएगा। और कई क्रॉप्स, मतलब वर्ष में जो है वो एक फसलें नहीं, कई बहु फसलें लेने की जो उत्साहित किया गया किसानों को। नाउ एग्रो फॉरेस्ट्री seeks positive interaction between the components, aiming to achieve a more ecological, diverse and social productive output from the land than is possible through the conventional agriculture। मैंने अभी कहा था कि जो हमारी परंपरागत कृषि हम करते आए हैं, उससे हटकर जो है वो कृषि की जाए और उसमें विविधता लाई जाए, और उसके कारण जो है वो वहाँ की मूलभूत मूलभूत आवश्यकताएं जो है वो पूरी हो सकें। ये इसका मुख्य उद्देश्य था। और इसी आधार पर जो है ग्रीन इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट लिया गया, और सस्टेनेबल यूजर, रिन्यूएबल फॉरेस्ट रिसोर्स मैनेजमेंट, स्पेशली स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स, ये एक महत्वपूर्ण इसका था। और यहाँ पर पशुओं का पालन भी एक महत्वपूर्ण है, कि उस फार्म हाउस पे जो है कृषि के साथ साथ चारा, फसलें और पशुपालन ये वहीं पर हो, ताकि एक कंक्लूड कॉम्प्रहेंसिव जो है वो वहाँ पर क्रिया संपन्न हो सके। ना बेनिफिट्स ऑफ द एग्रोफोरेस्ट्री जो हम अध्ययन करते हैं, एग्रोफोरेस्ट्री कैन अकर एट अ वैरायटी ऑफ स्पेशल स्केल्स। हमें इसमें आपने कहा था कि वाटरशेड में सहायता कर सकती है, इकोसिस्टम में सहायता मिलेगी, लकड़ी हमें वहीं पर मिल जाएगी। एग्रोफोरेस्ट्री कैन इम्प्रूव लाइवलीहुड्स, जब वहाँ पर कृषि के साथ साथ पशुपालन, वाणिज्य कृषि के कुछ फसलें अगर उगने लगेंगी, तो वो आर्थिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी काफ़ी होगी, और एनवायरमेंटल दृष्टि से भी वो इको सस्टेनेबल होगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये इसके एक बड़ा फ़ायदा है। नाउ एग्रो फॉरेस्ट्री ऑफर्स ग्रेट प्रोमिसेस फॉर सस्टेनेबल प्रोडक्शन ऑफ द स्पेशलिटी नट फूड्स। मैंने कहा अभी कहा कि पशुओं के साथ से जो डेयरी का जो व्यवसाय है, उसके अलावा कुछ कुछ क्षेत्रों में आजकल वर्तमान के अंदर जो है वो मेडिसिनल प्लांट्स की खेती भी होने लगी है। तो ये एग्रो फॉरेस्ट्री का ही एक पार्ट है, और इनके कारण जो है वो विभिन्न प्रकार के फ्रूट्स की, फलों की खेती का उत्पादन है कृषि के साथ साथ, ये एग्रो फॉरेस्ट्री के अंदर इंक्लूड होता है। और एग्रो फॉरेस्ट्री अगर होती है तो नेचुरली जो है ये जो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे स्पंज जो होता है वो उसको सोखता है, इसीलिए उसको सोखने में हमें सहायता करेगी। मृदा की को दोबारा से उर्वर बनाने में सहायता करेगी। जैव विविधता में हमें सहायता मिलेगी, और जल और वायु की गुणवत्ता में इम्प्रूवमेंट में हमें बेनिफिट्स देखने को मिलेगा। थैंक यू।